Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about antiplatelets. So let's start our topic. देखें, एंटीप्लेटलेट्स में हमारे पास जो ड्रग्स हैं, ये सारी जो ड्रग्स हैं जो प्लेटलेट जो एग्रीगेट करते हैं ना, उनकी एग्रीगेशन को स्टॉप करती हैं। तो ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को स्टॉप करते हैं जो एंटीप्लेटलेट्स जो ड्रग्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखें किस तरह स्टॉप करती हैं। ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ओके। ये क्या है, एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब देखें ब्लड वेसल और ब्लड वेसल की जो थी एंडोथीलियम है, ये एंडोथीलियम लाइनिंग लगी हुई है, ठीक है। एंडोथीलियम लाइनिंग, ओके। एंडोथीलियम लाइनिंग लगी हुई है, ठीक है। अब देखें अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की ब्लड वेसल है और ये देखें ब्लड वेसल है और एंडोथेलियम लाइनिंग है और इसके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सब एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। अब यहाँ से एंडोथेलियम अगर डैमेज हो जाए तो फिर क्या होता है, यहाँ से जो मैंने आपको सारा ये मैकेनिज्म बताया, अभी मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, जब एंडोथेलियम डैमेज होती है तो ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। क्या होती है? ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन, ओके। अब ये जो ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ये किस तरह होती है? ये हमारे पास जो होता है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है न्यूरल रिस्पॉन्स से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्मूथ मसल के ऊपर एक्ट करते हैं और स्मूथ मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो डैमेज एंडोथीलियम होती है, सेकंड काम वो क्या करते हैं, वो जो होते हैं एंडोथीलिन रिलीज करते हैं। वो क्या रिलीज करते हैं? एंडोथीलिन। अब ये जो एंडोथीलिन होती है, ये भी जाके स्मूथ मसल जो इधर लगे होते हैं उनके ऊपर जाके एक्ट करती है और उससे क्या करवा देती है, स्मूथ मसल जो होते हैं उनसे उनको कंस्ट्रक्शन करवाती है। जिस तरह क्या होता है, सबसे जो पहला मैकेनिज्म हमारे पास न्यूरो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स से जो हमारे पास ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन होने से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है और एंडोथीलिन जो होती है रिलीज होने से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो होता है स्टेप ये होता है। सेकंड में क्या होता है कि सेकंड में जो सब एंडोथीलियल जो कोलेजन होती है, एक्सपोज जो कोलेजन होती है, जहाँ पे एंडोथीलियम डैमेज होगी और यहाँ पे ये वाली जो कोलेजन है ये एक्सपोज होगी तो यहाँ पे अपने साथ अटैच करवा लेगी वॉन विल्बेंट फैक्टर, ठीक है। वॉन विल्बेंट फैक्टर को, ओके। वॉन विल्बेंट फैक्टर को। अब ये जो वॉन विल्बेंट फैक्टर होता है इसको साथ अटैच करवा लेती है। तो यहाँ से क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। यहाँ से जो होता है, सॉरी, यहाँ से होता क्या है कि ये प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं और प्लेटलेट होते हैं यहाँ से जीपी ये एक रिसेप्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1B के थ्रू वो इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। इसके साथ आके क्या हो जाते हैं, अटैच। इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं? ये हमारे पास वॉन विल्बेंट फैक्टर के साथ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ द प्लेटलेट्स। फिर प्लेटलेट के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। प्लेटलेट्स के जो हमारे पास होते हैं ना, इधर से रिलीज होता है अरेक्लोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है और ये रिलीज करते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, अब ये क्या करता है, ये जो होता है हमारे पास प्लेटलेट्स जो होते हैं उनको जो होता है उनकी रिक्रूटमेंट करवाता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं उनकी एग्रीगेशन को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। उसके अलावा जो होता है जैसे डेंस ग्रेन्यूल होते हैं वो रिलीज करते हैं, ADP, ठीक है, ADP। अब ये जो ADP होती है ये यही जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको एक्ट करती है और इधर से किस रिसेप्टर पे जाकर एक्ट करती है, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, उस रिसेप्टर को इधर मैं लिखता हूँ, उस रिसेप्टर को हम कहते हैं, हमारे पास होता है P2Y12 रिसेप्टर होता है। इसके ऊपर आके एक्ट करती है और ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या रिलीज करवाते हैं, ये जो होते हैं ना रिसेप्टर को पुट करवा देते हैं। एक रिसेप्टर होते हैं इधर, वो कौन से रिसेप्टर होते हैं उनको हम कहते हैं, उन रिसेप्टर को देखें, वो रिसेप्टर एक पुट करवा देते हैं। वो कौन से रिसेप्टर होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। हमारे पास ये कौन से रिसेप्टर होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से फाइब्रिन, ये इन्हें हम फाइब्रिनोजिन रिसेप्टर भी कहते हैं। यहाँ पे फाइब्रिनोजिन आती है, इसके साथ अटैच होती है और फिर उसके बाद दूसरे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके GP2B3A के थ्रू होती है, वो जो होती है वो दूसरे प्लेटलेट भी आके इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। तो प्लेटलेट के साथ अटैच होना विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोजिन, तो इसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन, ये हमारे पास क्या है? एग्रीगेशन, ओके, एग्रीगेशन। तो ये जो है हमारे पास क्या, इसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अभी जो एंटी प्लेटलेट्स जो ड्रग होती हैं वो एग्रीगेशन को स्टॉप करती हैं। वो किस तरह स्टॉप करती हैं? तो सबसे पहली जो हमारे पास ड्रग है वो है एस्पिरिन। वो कौन सी ड्रग है? वो एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन क्या करती है, यहाँ पे जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, थ्रोम्बोक्सिन ब्लॉक कर देती है। जो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे होता है जिससे थ्रोम्बोक्सिन की प्रोडक्शन होनी होती है, उसको ब्लॉक कर देती है। जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन नहीं होती। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो जो प्लेटलेट्स होंगे उनकी एग्रीगेशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये होता है एस्पिरिन का मैकेनिज्म। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास ये फॉर एग्जांपल सेल, ये जो है प्लेटलेट्स है, ठीक है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लेटलेट्स की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे पास किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड की होती है। किसकी? फास्फोलिपिड की, ठीक है, फास्फोलिपिड की होती है। अब ये जो फास्फोलिपिड होता है इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, फास्फोलाइपेज, ठीक है, फास्फोलाइपेज,
स्पेस ए टू एक्ट करता है और ये क्या करवा देता है, इसको जो होता है वो कन्वर्ट कर, इसको जो होता है वो तोड़ देता है किसके अंदर, एरिकडोनिक एसिड के अंदर, एरिकडोनिक एसिड के अंदर। इसे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में एरिकडोनिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब एरिकडोनिक एसिड जो होता है इसकी मेटाबॉलिज्म होती है और ये जो होता है हमारे पास डिवाइड हो जाता है, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो दो पाथवे के अंदर जाता है, इधर एक एंजाइम अगर इधर एक्ट करता है साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे एंजाइम होता है, और इधर हमारे पास जो होता है ना लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है, लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ओके, तो ये आपने इसको देख लेना, लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ओके, साइक्लो ऑक्सीजनेज 1 और 2 होता है, एक्ट करते हैं और ये आगे फर्दर आगे डिवाइड होता है और ये आगे जो होता है ना वो जो होता है प्रोडक्शन करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन की, यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन होती है और थ्रोम्बोक्सन ए टू की। अब हम जो एस्प्रिन ड्रग होती है, एस्प्रिन होती है वो कहाँ पे एक्ट करती है, वो जो साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है इसको इनएक्टिवेट कर देती है। एस्प्रिन होती है इसको कर देती है इनएक्टिवेट। जब इनएक्टिवेट कर देगी इसको, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो होगा यहाँ से आगे पाथवे नहीं चलेगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। और अभी जो मेनली हमारा कंसर्न है वो थ्रोम्बोक्सन ए टू है, तो थ्रोम्बोक्सन ए टू की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिससे क्या होगा, जिससे प्लेटलेट की इन्होंने एग्रीगेशन करवानी थी, तो प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन होगी, एग्रीगेशन होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, एग्रीगेशन होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास किसका मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है एस्प्रिन का। ओके, एस्प्रिन का। तो देखें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है, बाकी जो इसके जो क्लिनिकल यूज एंड एडवर्स इफेक्ट है मैं बाद में करवाता हूँ। देन उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास ड्रग्स हैं क्लोपिडोग्रेल, प्रेसोग्रेल और टिकाग्रेलर, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं, ये वाली जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स कहाँ पे जाके एक्ट करती हैं, तो ये ब्लॉक कर देती हैं कौन सा रिसेप्टर, ये जो मैंने आपको बताया था एडीपी, जो यहाँ पे आके ये एडीपी है और ये जाते हैं हमारे पास, ये कौन से रिसेप्टर पे जाते हैं, ये P2 Y12 रिसेप्टर होता है, जिसे हम एडीपी रिसेप्टर भी कहते हैं। तो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। जब इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी तो अब एडीपी इनके ऊपर एक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये जो एडीपी हैं ये एक्ट नहीं करेंगी इन रिसेप्टर के ऊपर। जब इन रिसेप्टर ये फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ पे ये रिसेप्टर होता है, ये यहाँ पे ब्लॉक कर देती, ठीक है। तो ये ब्लॉक कर देगी तो फिर क्या होगा, प्लेटलेट्स एडीपी जब इसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे पास जो GP2B3A इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी, इन ये जो रिसेप्टर होंगे इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा वो प्लेटलेट्स होंगे उनकी एग्रीगेशन होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारे पास ड्रग इस तरह वर्क करती हैं। देन उसके बाद देखें नेक्स्ट ड्रग्स जो हमारे पास हैं वो कौन सी हैं, तो वो हमारे पास ड्रग हैं एप्टीफिबाटाइड होती हैं और टीरोफिबेन और एप्टीफिबाटाइड होती हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं डायरेक्टली ये जो रिसेप्टर्स होता है, ये जो एडीपी ने जो रिसेप्टर जनरेट किया था GP2B3A, ये जो रिसेप्टर होता है इनको जो होता है वो इनएक्टिवेट कर देती है, इन रिसेप्टर के ऊपर जाकर इनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है। अब फाइब्रिनोजन इसके ऊपर आके अटैच नहीं होता, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइब्रिनोजन अटैच नहीं होगा, देन नेक्स्ट प्लेटलेट्स होंगे वो अटैच नहीं होंगे, मीन इनकी एग्रीगेशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब उसके अलावा जो कुछ और ड्रग्स हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं तो वो देखें, वो हम बाद में करते हैं। तो पहले हम इनको एक बार रीड कर लें, ठीक है। अब देखें एस्प्रिन जो होती है कोक्स जो साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे होता है, जो एंजाइम होता है इसको इनहिबिट करती है, जिससे थ्रोम्बोक्सन ए टू की रिलीज कम हो जाती है। जब इसकी रिलीज कम होगी तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब ये किस में यूज़ करते हैं, तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हम यूज़ करते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कोरोनरी सिंड्रोम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है, मोस्टली जो होती है हमारे पास जब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है तो इसमें क्या होता है, थ्रोम्बाई फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ इसके अंदर होता है प्लेटलेट जो एग्रीगेट कर रहे होते हैं, प्लेटलेट आगे स्टक कर रहे होते हैं, तो उनकी प्लेटलेट की जो होती है एग्रीगेशन को स्टॉप करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, ठीक है। उसके अलावा और इसका क्या यूज़ होता है कोरोनरी स्टेंटिंग में। तो फॉर एग्जांपल ये कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर हमने एक स्टेंट लगा दिया, स्टेंट लगा दिया, ठीक है। तो अब ये स्टेंट लगा दिया, तो अब स्टेंट के अंदर क्या होगा, चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आकर प्लेटलेट आके स्टक होना शुरू हो जाए और आके एग्रीगेशन करवा दें, एग्रीगेशन करवा दें, तो उससे क्या होगा, प्लेट दो थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये जो होगा इसको ब्लॉक कर देगी, फिर दोबारा इसको जो होगा वो नैरो करवा देगी जो स्टेंट लगा हुआ है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इनको ड्रग देते हैं, एस्प्रिन ड्रग देते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा जो होता है ना, अगर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है, इंसिडेंस कम करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट होते हैं तो उनके ये जो होता है ना हमारे पास, एक मिनट देखें इंसिडेंस कम किस तरह करता है। अगर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक वाले पेशेंट उनको हमें जो है उनको इंसिडेंस है, अगर इनको थ्रोम्बोटिक जो है स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, तो उन पेशेंट के अंदर भी हम जो होता है ये ड्रग यूज़ करते हैं जो एस्प्रिन होती है। अब एस्प्रिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं तो ये आपने याद रखना है। तो ये जो होते हैं ना गैस्ट्रिक अल्सर करवाती है, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर किस तरह करवाती है, तो मैंने आपको बताया था जो कोक्स होता है इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगी। तो इधर से हमारे पास जो होता है ना एरिक्टोनिक एसिड ने आगे क्या बनाना था, एरिक्टोनिक एसिड जो होता है इसकी मेटाबॉलिज्म होनी थी, कोक्स इसके ऊपर एक्ट करना था, एक्ट करके आगे प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन करनी थी, और इसके अलावा
अलावा किसकी प्रोडक्शन करनी थी, इसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन A2 की। अब ये जो था ना थ्रोम्बोक्सिन A2, अब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाएगी जब जीआईटी के अंदर जो जीआईटी के सेल्स प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कर रहे थे, फोव्यूलर सेल वगैरह, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अब देखें ये जो होगा प्रोस्टाग्लैंडिन जीआईटी में के अंदर, जब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन जो कम हो जाएगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगी प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो फिर क्या होगा जीआईटी जो, ये देखें ये स्टमक है, तो स्टमक की जो एपिथेलियम होती है ना, यहाँ पे जो म्यूकस लेयर होती है, तो ये किससे बनती है, प्रोस्टाग्लैंडिन इसके अंदर होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, ठीक है। म्यूकस क्लियर होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो होता है प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे क्या होता है ये प्रोटेक्टिव एक लेयर बना देते हैं। तो अब क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी, जब वो लेयर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर उधर अल्सर जो होगा वो एसिड होगा, वो अल्सर का करवा देगा, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अलावा और क्या रीज़न होती है, और टिनाइटिस हो सकता है इनको, ठीक है, टिनाइटिस होता है, और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो आपने एक चीज़ भूलनी नहीं है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर हम एस्पिरिन नहीं देते, उनके अंदर ये रे सिंड्रोम करवा सकती है। ये क्या होता है, ये जाती है लिवर में, और लिवर में जाकर लिवर के जो एंजाइम होते हैं उनको जो होता है लिवर को जो होती है वो इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से लिवर की टॉक्सिटी हो जाती है, लिवर डैमेज होता है, और LFT होता है वो हाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है रे सिंड्रोम, इसको मैं जो अब GIT में आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखें रेनल इंजरी भी करवा देती है। तो रेनल इंजरी किस तरह करवाती है, तो रेनल इंजरी होता है इसका मैकेनिज्म जो है हम रेनल में करेंगे, वो इस तरह होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो ड्रग होती है, ये ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन जब प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी तो ये जो होगी वेसल हमारे पास होगी, वेसल होगी। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या था, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन थे ये वेसल को डायलेट कर रहे थे, तो ये वेसल को जो होंगे वो डायलेट नहीं कर पाएंगे, जिससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और आगे ब्लड सही नहीं जाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर इधर से जो होगा वो GFR कम हो जाएगी, जिससे किडनी फेलियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये जो है हम रेनल के अंदर जो है वो उसको डिटेल से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, और कौन सी ड्रग्स हमारे पास, क्लोपिडोग्रल, प्रेसोग्रिल एंड टिकाग्रिल, ये जो ड्रग्स होती हैं, ये वाली ड्रग्स हमारे पास होती हैं, ये ब्लॉक करती हैं हमारे पास जो P2Y रिसेप्टर होता है, इसको ब्लॉक कर देती हैं। जब इसको ब्लॉक करेंगी तो प्लेटेट जो होगी इसकी एग्रीगेशन नहीं होगी, ठीक है। और क्यों नहीं एग्रीगेशन होती, क्योंकि ये जो होता है इसका एक्सप्रेशन नहीं होने देती किसका, GP2B3A का, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एस्प्रिन की तरह जो ड्रग होती है, बट इसे हम कहते हैं ड्यूल एंटी प्लेटेट थेरेपी होती है, तो इसकी जो इसका इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस्प्रिन, ठीक है। और इसका जो रिस्क होता है वो क्या होता है, ये ब्लीडिंग करवाती है, इसका साइड इफेक्ट। और उसके अलावा कौन सी ड्रग होती हैं, एप्टीफिबाटाइड और टिरोफिबैन होती हैं। ये जो ड्रग्स हमारे पास होती हैं, ये ड्रग क्या करती हैं, ये वाली ड्रग होती हैं GP2B और 3A जो होता है उनको इनहिबिट करवा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रिनोजन रिसेप्टर होते हैं, इनको क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन रिसेप्टर। और इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं हमारे पास, उनकी एग्रीगेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है। और ये हम किस में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये अनस्टेबल एंजाइना में, ओके। और उसके बाद परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन होती है, उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ओके। अब उसके बाद इसका रिस्क होता है, ब्लीडिंग करवाता है, और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।